कोई अपराधी अपराध करे और उसके बाद भी उस अपराधी पर गुस्सा ना आए बल्कि प्यार आए, तो ये तो अपने आप में एक आश्चर्य वाली बात होगी। तो देखिए, यहाँ पर बात कर रहे हैं एक ऐसी कहानी की जिसकी बहुत ही अजीब व गरीब घटना आज आपको सुनने को मिलेगी, और जिसे सुनकर आप भी अपने कानों पर यकीन नहीं कर पाएंगे, या इस घटना पर ही आपको यकीन नहीं होगा। क्योंकि ये जो कहानी का एक हिस्सा संबंधित है चोरी की वारदात से है, और दूसरी कहानी की शुरुआत होती है एक लड़का लड़की के लव अफेयर से होती है। लव अफेयर से होते होते फिर लव मैरिज में बदल जाता है, मगर उसका जो अंजाम होता है वो इतना अजीब व गरीब होता है जिसकी कोई सपने में भी कल्पना नहीं कर सकता था, सोच भी नहीं सकता था। तो आइए जान लेते हैं कहानी कौन से प्रदेश से संबंधित है और क्या क्या अंजाम इसका हुआ, और इसमें अपराधी कौन रहा और कहाँ की ये घटना है। सब कुछ विस्तार से हम इस कहानी में बात करेंगे। और देखिए, आज की जो सच्ची घटना का ताल्लुक है वो उत्तर प्रदेश के एक ज़िला बांदा से है, जहाँ का एक थाना लगता है बिसंडा। तो दरअसल 20 दिसंबर 2022 की सुबह लगभग 6 या 7 बजे के आसपास एक व्यक्ति जिसका नाम दिनेश तिवारी है, वो रोज़मर्रा की तरह अपनी वेल्डिंग की दुकान पर जाता है, और वहाँ जाकर वो कुछ ऐसा देखता है कि उसकी दुकान का ताला टूटा हुआ है, जबकि दुकान के आसपास कोई नहीं है। पर जैसे ही वो शटर उठाकर देखता है तो उस दुकान का उसको बहुत सारा सामान गायब हुआ नज़र आता है, यानी सामान जो था वो वहाँ पर था ही नहीं, यानी यहाँ हज़ारों रुपए का सामान चोरी हो चुका था। जब उसने देखा तो काफ़ी वो बहुत ज़्यादा परेशान हुआ, और इसके बारे में जब उसने आसपास के लोगों से बताया, पूछताछ की, तो आसपास के लोग चोरी की बात सुनकर मौके पर इकट्ठा हो गए। और ये दिनेश वहाँ बैठकर रोने लगता है, बिलबिलाने लगता है, और कुछ इस कदर रोता है, इस कदर लोगों से शिकायत करता है कि मैं बेहद गरीब इंसान हूँ और 40,000 रुपये मैंने कर्ज पर लिए हुए थे, घर में मेरे फाकिर जैसी हालत हो रही है, और यहाँ दुकान में चोरी हो गई, इतना सारा पैसा मैं कहाँ से लेके आऊँगा, और अगर मैं कोई काम भी करूँगा तो मैं पैसे इकट्ठे नहीं कर पाऊँगा। तो देखिए, जब वो इस तरह की बातें कहकर लोगों के सामने रो रहा था, बिलबिला रहा था, तो उसके ये रोने की, सिसकियों की और बिलबिलाने की आवाज़ें आसपास के सैकड़ों लोग सुन रहे थे, और उन्हें भी अफसोस हो रहा था और उसकी हालत अपनी आंखों से देख रहे थे, क्योंकि वाकई ये किसी के लिए दर्द भरी बात थी। और ये दर्द भरी कहानी ये वो व्यक्ति पुलिस के पास जाकर शिकायत के रूप में दर्ज कराता है और सब कुछ बताता है अपना हाल। पुलिस भी उस दौरान ज़्यादा गौर से उसकी बातों को नहीं सुन पाती, वो बस शिकायत लिखकर रख लेते हैं। वो अकेला ही बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। एक तरफ जहां उसके घर की परेशानी थी, यानी उसके घर में खाने के भी लाले पड़े हुए थे, तो वहीं दूसरी तरफ ये दुकान की चोरी का दर्द उसे बेचैन कर रहा था, परेशान कर रहा था। वो बहुत बड़े कर्ज में डूब चुका था। वक्त धीरे धीरे करके ऐसे ही बीतता चला गया, और 20 दिसंबर के बाद जब 21 दिसंबर आती है, 22 दिसंबर आता है, तो 22 दिसंबर के ठीक बाद अचानक एक ऐसी सूचना मिलती है जिसे सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। क्योंकि हैरानी वाली बात भी थी। दरअसल इस दिनेश तिवारी का सारा सामान उसके गांव के पास एक बोरे में रखा हुआ था, जिसमें कुछ सामान तो बोरे से बाहर था और कुछ बोरे के अंदर था। ये बड़ी ही चौंकाने वाली बात थी कि इतना सारा सामान तो उसकी दुकान से चोरी हुआ था, मगर आखिरकार अब ये सड़क किनारे कैसे मिला। और इसी को उठाने के लिए जब वो थोड़ा करीब गया तो उस बोरे पर एक नोटिस मिला जिस पर कुछ लिखा हुआ था, और वो था चोरों का माफ़ीनामा, जो चोरों ने खुद लिखा था। तो इसी नोटिस को जब दिनेश तिवारी और बाकी लोग पास जाकर देखते हैं, तब पता चलता है कि उस नोटिस में कुछ इस तरह का बयान लिखा था कि तिवारी जी, हमें माफ़ कर देना, हमें नहीं मालूम था कि आप इतने गरीब हैं और अपने कर्ज़े पर आप पैसे लेकर अपना काम शुरू कर रहे हैं। अगर हमें ये मालूम होता कि आप वाकई बहुत गरीब हैं तो हम आपकी दुकान का ताला बिल्कुल भी नहीं तोड़ते और हम आपकी दुकान में चोरी भी नहीं करते, कोई सामान आपका नहीं छूते।
तो इसके लिए हो सके तो हमें माफ़ कर देना, क्योंकि हमने आपका सारा का सारा सामान बाइज्जत आपको वापस कर दिया है। देखिए, यहाँ जो कुछ हुआ वो समझ से बाहर था, लोग अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे थे, क्योंकि आज तक तो कोई ऐसी चोरी हुई ही नहीं जिसका सामान खुद चोर वापस करके चले जाएं। ये एक हैरत वाली बात थी। बस इसी का पता लगाने के लिए जब इस बात की खबर पुलिस को दी जाती है तो पुलिस भी सुनकर थोड़ी हैरान रह जाती है, पुलिस को हंसी भी आती है। और इस अजीब व गरीब चोरी की खबर, साथ ही साथ चोरों की ईमानदारी चारों तरफ चर्चा में थी, फैली हुई थी, क्योंकि ये एक पन्ने का जो नोट लिखा हुआ था ये अब धीरे धीरे करके सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। और चोरों की दरिया दिली लोगों के दिमाग में ऐसी बैठ गई, लोगों को चोरों पर गुस्सा नहीं बल्कि प्यार आ रहा था। तो क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्या वाकई ऐसे भी चोर होते हैं जो गरीब और अमीरी देखकर चोरी करते हैं? बड़े ही आश्चर्य की बात थी। पुलिस भी मामले को लेकर संकट में है। उन्हें लग रहा था कि अपने करियर में ऐसा मामला उन्होंने भी कभी नहीं देखा। तो देखिए, ये तो था कहानी का एक वो हिस्सा जिसने शायद पूरी कहानी को ही उलट पुलट कर रख दिया। मगर अब जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसे सुनकर शायद आपको हंसी भी आ सकती है और तकलीफ़ भी हो सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि आप एक डायलॉग की तरह जिसको कहने पर मजबूर हो जाएं, जो कि राहत इंदौरी का है कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि डायलॉग का कहानी से क्या कनेक्शन है, तो चलिए इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। तो दरअसल आज की जो सच्ची घटना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के राजौरी गार्डन की है, और यहाँ का एक इलाका लगता है टीसी रघुवीर नगर। तो यहाँ का रहने वाला एक लड़का सूरज और पास में ही एक गांव सागरपुर है जहाँ की रहने वाली एक लड़की रोशनी, ये दोनों पिछले 2 सालों से एक ही कंपनी में काम करते हैं, एक ही जगह पर ये नौकरी करते हैं, जहाँ इनका रोज़ आना जाना, रोज़ाना मिलना जुलना सामान्य तौर पर होता था। तो दोनों में धीरे धीरे करके दोस्ती बढ़ती है और दोस्ती मोहब्बत में बदल जाती है। दोनों को प्यार हो जाता है और इस प्यार की ये कसम भी खा लेते हैं कि अगर हम जिएंगे तो एक साथ जिएंगे और मरेंगे तो एक साथ मरेंगे। लेकिन यहाँ जो लड़की है वो अपने घर वालों से कहती है कि मैं सूरज से शादी करना चाहती हूँ, और सूरज भी इसी तरह की बात अपने घर वालों से कहता है कि मैं रोशनी से शादी करना चाहता हूँ। मगर यहाँ लड़के वाले और लड़की वाले दोनों ही साफ इनकार कर देते हैं। वो तैयार नहीं होते, क्योंकि उन्हें ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। इसलिए उन्होंने उनके रिश्ते को मंजूरी नहीं दी, उनकी बातों पर हाँ नहीं की। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि अगर हम शादी करेंगे तो अपनी मर्ज़ी से करेंगे। लेकिन यहाँ एक चीज़ थी कि कहीं ना कहीं लड़के वालों की तरफ से लड़की के लिए उनका रुझान थोड़ा सा नॉर्मल था, यानी इनकी यहाँ थोड़ी बहुत मर्जी थी। मगर लड़की वालों की तरफ से गुस्सा बहुत ज़्यादा था। उन्होंने लड़की को साफ इनकार कर दिया और साथ ही उसको नौकरी करने के लिए भी मना कर दिया कि तुम नौकरी नहीं करोगी। इसलिए अब लड़की नौकरी छोड़ देती है और अपने घर पर रहती है। मगर एक वक्त ऐसा आता है जब ये दोनों, लड़का और लड़की, यहाँ से निकलने का, हमेशा हमेशा के लिए भागने का एक प्लान बना लेते हैं। यानी वो अपने घर वालों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी करने की एक साजिश रचते हैं। वो चाहते थे कि हमारी शादी हो जाए, और 2021 में दोनों चोरी चुपके अपना सामान बांधते हैं और अपने अपने घर से भाग जाते हैं। और भागने की वजह ये थी कि इन्हें एक दूसरे के साथ जीना मरना था। इसके बाद होता क्या है कि दोनों आखिरकार घर से दूर जयपुर के एक मंदिर में जाते हैं, और जहाँ पर एक हिंदू रीति रिवाजों के आधार पर एक दूसरे के साथ धूमधाम से अपनी शादी करते हैं। फिर यहाँ लड़के के पास उसके माता पिता का फ़ोन पहुँचता है और लड़के के घर वाले कहते हैं कि बेटा तुम जहाँ कहीं भी हो, तुम वापस लौट कर घर आ जाओ, और हमें इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं है, हम इस रिश्ते को कबूल कर लेंगे, तुम्हें स्वीकारेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस ये बात सुनकर लड़का अपनी दुल्हन यानी रोशनी को लेकर 20 दिसंबर 2021 को घर वापस आ जाता है, और बाकायदा घर में लड़के और लड़की की धूमधाम से उनका दोनों का स्वागत किया जाता है। दूल्हा दुल्हन घर पर खुशी खुशी रहते हैं।
मगर अचानक ही उनके पास एक संदेश आता है सागरपुर से, और ये संदेश ये था कि लड़की वालों की तरफ से, जिसमें ये कहा जाता है कि हमें भी इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी इस रिश्ते को स्वीकार कर लेंगे। इसलिए लड़की वाले भी लड़के को अपने यहाँ बुलाते हैं और लड़का उनके कहने पर अपनी ससुराल वालों से मिलने के लिए पहुँच जाता है, जहाँ दोनों परिवारों के बीच पहले आपसी मेल मिलाप की बातें होती हैं। अच्छे से उनका स्वागत किया जाता है। लड़का घर में ही रुक जाता है क्योंकि उसके ससुराल वाले उसको रोक लेते हैं और उसका अच्छी तरह से खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं। सब बहुत बढ़िया से बढ़िया नाश्ता लगाते हैं। क्योंकि दामाद जी पहली बार अपने ससुराल आए थे, इसलिए दामाद जी की बहुत सारी खातिर तवाजो की जा रही थी। दामाद जी भी बहुत ज़्यादा खुश थे। उन्हें लग रहा था कि जो एक मान सम्मान ससुराल में मिलना चाहिए था वो शायद आज मिल ही गया है। लेकिन देखिए, यहाँ जो दिख रहा था वैसा नहीं था, यानी एक सच नहीं था। सच तो कुछ और था जिसकी झलक दिखनी अभी बाकी थी। वो इस लव मैरिज को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे थे, ना ही उन्होंने दिल से स्वीकार किया था। उन्होंने यही कहा कि ये रिश्ता हमें पहले से ही मंजूर नहीं था, हमने मना किया था। इसलिए इस तरह की बातें करके उन्होंने अपने दामाद जी के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। और जब ये मारपीट कर रहे थे तो मारपीट करते करते घर के एक सदस्य ने कहा कि इसको मारो पीटो मत, बल्कि इसका प्राइवेट पार्ट ही हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दो। बस यही सब होता है कि लड़के को पकड़ा जाता है और बड़ी ही बेरहमी से उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया जाता है। इसके बाद लड़का बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने लगता है और रोने लगता है। उनके आगे हाथ पैर जोड़ता है, उनसे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे जाने दो, लेकिन ससुराल वाले अपनी ज़िद पर अड़े हुए थे। उन्होंने पूरे इरादे के साथ ही ये काम करने का पहले से ही सोचा हुआ था, इसलिए वो तरस नहीं खा रहे थे। उसकी रिक्वेस्ट, उसके चीखने की गुहार ससुराल वालों के कानों तक पहुंच ही नहीं रही थी। और उसके प्राइवेट पार्ट को जब बिल्कुल अलग कर दिया गया तो उससे कहा कि दामाद जी अब आप जा सकते हैं। फिर दामाद जी वहाँ से तुरंत ही रोते बिलखते हुए वहाँ से दौड़ते हैं। और जब वो जिस भी रास्ते से जा रहे थे वहाँ हर राहगीर उसको देख रहा था। लोगों ने उसकी हालत को देखकर खुद ये अंदाज़ा लगा लिया कि ये व्यक्ति वाकई बहुत ज़्यादा परेशानी में है, तकलीफ़ में है। तो तुरंत वहाँ के लोगों ने उसको पास के ही अस्पताल में एडमिट करा दिया। और डॉक्टर से जब उसके चेकअप करने के लिए कहा तो डॉक्टर कहते हैं कि इसका यहाँ पर इलाज नहीं होगा, इसे आप कहीं बड़े डॉक्टर के पास लेकर जाइए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। क्योंकि देर भी बहुत ज़्यादा हो रही थी और बड़ा हॉस्पिटल आसानी से मिल नहीं रहा था। क्योंकि ये बात अभी तक उसके घर वालों को भी पता नहीं थी, उन्हें पता ही नहीं था कि बेटे के साथ क्या हुआ है। बस आसपास के रहने वाले लोग ही उसकी मदद के लिए एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल लेकर फिर रहे थे। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसके बाद आखिरकार लोगों ने वक्त पर उसको दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में एडमिट करा दिया। मगर अब सूरज की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुकी थी, क्योंकि उसके साथ जो हुआ था बुरा हुआ था। उसके प्राइवेट पार्ट से काफ़ी खून बह चुका था। इस पर डॉक्टर ने कहा कि शायद ये कहना मुश्किल होगा कि वो बच पाएगा, क्योंकि उसके साथ पहले से ही एक तो मारपीट हुई है और साथ ही उसका प्राइवेट पार्ट बिल्कुल अलग कर दिया गया है, जिसको हालांकि डॉक्टर ने जोड़ने की कोशिश भी की, लेकिन वो जोड़ नहीं पाया। अब आगे क्या होगा ये कुछ पता नहीं, लेकिन अब इस बारे में लड़की को पता चलता है तो लड़की का भी सुनकर रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। और साथ ही जब लड़के के परिवार वालों को ये बात पता चलती है तो उनकी हालत ख़राब हो जाती है। सबसे पहले पुलिस स्टेशन वो पहुंचते हैं और वहां जाकर लड़की वालों के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करते हैं कि लड़की वालों ने उनके बेटे के साथ ऐसी हरकत की है। और देखिए, जब पुलिस उसका बयान लेने के लिए अस्पताल जाती है तो वो बताता है कि मेरे साथ उन्होंने पहले मारपीट की और मुझे धमकी दी और उसके बाद मेरे साथ ये काम किया। साथ ही वो कहता है कि साहब उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और साथ ही वो वहाँ की पुलिस पर भी आरोप लगाता है कि उसको अपने ससुराल वालों से ख़तरा था और जिसकी पहले ही उसने रिपोर्ट कराई थी, मगर पुलिस ने उस वक्त उसकी कोई मदद नहीं की, उसे अनसुना कर दिया।
इसलिए वो उस इलाके की भी पुलिस के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराना चाहता है, जिस पर इस इलाके के डीसीपी प्रशांत गौतम कहते हैं कि अगर ये व्यक्ति हमारे पास पहले आया होता तो हम इसकी मदद ज़रूर करते। ये हमारे पास आया ही नहीं। अगर इसे वहाँ ख़तरा था तो उधर इसको जाना ही नहीं चाहिए था। हालांकि फ़िलहाल पुलिस उसके बयानों के हिसाब से मुकदमा दर्ज तो कर लेती है और मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है, और पुलिस का दावा था कि जो भी व्यक्ति इसमें शामिल हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा। हालांकि अपराध करने वाले को सज़ा तो ज़रूर मिलेगी, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी ने कोई जुर्म किया हो और उसके बाद उसे कोई सज़ा ना मिली हो। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है कि लड़की के घर वाले जितने भी इस मामले में शामिल थे उन सबको उठाया जाता है, पूछताछ की जाती है और उसके बाद उन पे मुकदमा दर्ज कराया जाता है, और साथ ही लड़के के बारे में पता किया जाता है, उसके बैकग्राउंड के बारे में पता किया जाता है। लेकिन पुलिस को लड़के का बैकग्राउंड बिल्कुल साफ़ सुथरा निकला और ना ही उसने पहले कोई क्राइम किया था। बस उसका एक ये गुनाह कह लें या एक गलती कह लें, गलती उसकी ये थी कि उसने लड़की को भगाकर शादी की, और शादी करने के बाद दोनों परिवार भी राज़ी थे, मगर इनके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ। और ये अजीब व गरीब कहानी जिसने वाकई पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया था। और इसके बाद इस लड़के का इलाज किया जाता है और इलाज पूरी तरह से सक्सेस नहीं हो पाया, लेकिन उसकी जान ज़रूर बची। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी को लेकर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। साथ ही इस कहानी को सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि समय समय पर आपको जागरूक करना है, सतर्क करना है। तो उम्मीद करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी। तो आज के एपिसोड में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।